और घर ले आके उसको लगा दिया। आपके यहाँ भी वही गुलाब का फूल हो गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोअर क्लासेस में आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ये पढ़ा था। अब अंकल आपके यहाँ आए घूमने, उन्होंने देखा अरे वाह यहाँ तो ये गुलाब का फूल यहाँ पे भी लगा हुआ है, हाँ, तो उनको क्या मचेगी, जलन। और ऐसे ही जलन तब मचेगी जब आपका हो जाएगा नीट में सिलेक्शन। ठीक है, तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी बातें और डिटेल में करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट से हो जाएगा। ठीक, यूनिपेरेंटल है। कुछ एग्जांपल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि बडिंग। ठीक, बडिंग हाइड्रा दिखाता है, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलेगा, ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे आसान भाषा में समझाऊं, जैसे मेरी बॉडी है, जैसे मान लीजिए फिंगर है, और इससे एक टुकड़ा, ये फिंगर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाए, वो टुकड़ा जो है ग्रोथ वाला बाहर लटक जाए और फिर कट के गिर जाए, और फिर उस गिरे हुए टुकड़े से पूरी की पूरी बॉडी, पूरे का पूरा मेरे जैसा ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट हो जाए, तो ये बडिंग है। ठीक है, देन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेटा जैसे कि आपको देखने को मिलेगा फंजाई के अंदर, आपको देखने को मिलेगा ये फिलामेंटस एल्गी के अंदर, यानी वो एल्गी जो थोड़े धागे नुमा होते हैं, ठीक है, उनके अंदर। इसके अलावा बेटा आगे हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो प्लांट किंगडम में एक क्लास होती है ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉसेस। ठीक है, तो मॉसेस की लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है जिसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। तो प्रोटोनीमा में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, जैसे एक कागज का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, और उसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, सभी टुकड़ों से वापस से अगर कागज जो है वो ग्रो हो जाता है, वही पेपर जो है वो ग्रो हो जाए, इसी को फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। इसके अलावा एक और अजब ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में, हम लोग एक फाइलम पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिंथिस, उसका मेंबर है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या खासियत है कि अगर प्लेनेरिया कट जाए, कट के टुकड़ों में हो जाए, ठीक है, तो जो भी टुकड़े हैं वो वापस से रीगेन कर लेते हैं अपने साइज को। ठीक है, जो पार्ट का लॉस हुआ है वो पार्ट फिर से रीग्रोथ हो जाती है उसकी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन शो करता है। तो रीजनरेशन ये कहां देखने को मिलता है, प्लेनेरिया के अंदर। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, यानी म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक, ये पॉइंट लिख भी लेते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction are synonymous। जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ठीक, यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, तो इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही चीजें सिनोनिमस हैं, यानी क्या कह सकते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। अब देखिए बेटा, अब हमें देखना है कि डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। ठीक, तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो रिप्रोडक्शन का फीचर पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा? तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि म्यूल होता है बेटा खच्चर, ठीक है, म्यूल होता है खच्चर, तो ये फर्टाइल नहीं होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, इसी प्रकार से एक मधुमक्खी का छत्ता जो है, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, 3 प्रकार की बीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्वीन बी,
वर्कर बी और ड्रोन, ठीक है। तो उसमें में से जो वर्कर बी होती है वो स्टेराइल होती है, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो वर्कर बी। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली आज के समय में बहुत बड़ा मेनेस है, ठीक है, कि बहुत सारे कपल्स जो हैं, ह्यूमन कपल्स भी, वो रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स। तो इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स। इसके साथ ही साथ बेटा अब एक चीज और समझो आप, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ह्यूमन बीइंग ये डिसाइड कर ले कि मुझे रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो क्या वो लिविंग नहीं रह जाएगा? ठीक है, अपने मन से ही डिसाइड कर ले कि रिप्रोड्यूस नहीं करना है, बच्चे पैदा नहीं करने, ठीक, तो फिर तो भी वो लिविंग तो है ही, ठीक है। तो यहाँ एक चीज दिख रही है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। क्या डेड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ठीक है। सो नॉन लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो इन दोनों पॉइंट से पता चलता है सर कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो कंक्लूजन आ जाएगा हमारे सामने कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दो कैरेक्टर पढ़ लिए, दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थे, ठीक है, ना ग्रोथ और ना रिप्रोडक्शन। तीसरा कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हर एक मोमेंट पर टूट रहे हैं और हर एक मोमेंट पर बन रहे हैं। ये जो टोटल रिएक्शंस, जो सम टोटल है इन रिएक्शंस का, इसी को क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म में सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस की बात करें तो दो प्रकार की रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ केमिकल्स लगातार बन रहे हैं और कुछ केमिकल्स लगातार टूट रहे हैं, ठीक। तो जो बनने वाली प्रोसेस है बेटा केमिकल्स के, वो है एनाबॉलिज्म, यानी कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ठीक, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और जो टूटने वाली प्रोसेस है बेटा वो क्या है? कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म मिलाकर क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब बात आती है सर डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेटा मेटाबॉलिज्म होता ही है, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म। सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, इसके बिना कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस नॉन लिविंग डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलता है। कंक्लूजन आता है इससे कि सर मेटाबॉलिज्म is the defining feature, is a defining feature of living। ये एक डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग का, राइट। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक। तो लिविंग स्टेट को मेंटेन रखने के लिए जो फेनोमेना जरूरी है दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं भैया, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर की तरफ बात करते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर माने सेल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक। तो अब देखो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बेटे, अगर इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम बाहर लेबोरेटरी में कराने का प्रयास करें तो क्या ये रिएक्शंस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन क्या इन रिएक्शंस को हम लिविंग थिंग्स कहेंगे? नो, नॉट। इन रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते, ठीक। लिविंग थिंग होने के लिए इन रिएक्शन का सेल के अंदर होना जरूरी है, यानी बिना सेलुलर स्ट्रक्चर के
किया गया मेटाबॉलिज्म लिविंग थिंग नहीं हो सकता। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जरूरी है, राइट। तो चूंकि मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है और वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सिमिलरली जो सेलुलर स्ट्रक्चर है बेटा वो भी क्या हो जाता है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर, सो इट इज, जस्ट राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो, इन विट्रो मतलब बेटा इन लैब, ठीक है, लेबोरेटरी में हो रही हैं। तो इन विट्रो जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, क्या ये लिविंग थिंग्स हैं? दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, दीज आर ऑफ कोर्स लिविंग रिएक्शंस, इन्हें लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं, राइट। सो फॉर देम टू बी लिविंग, फॉर देम टू बी लिविंग, these reactions should occur inside a cell, at least inside a cell, right? तो इसलिए अगर इसका कंक्लूजन हम निकालते हैं तो कंक्लूजन ये आता है कि सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हमें पता है कि सेल प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। तो सेलुलर स्ट्रक्चर is a defining feature of living। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, राइट। तो दो फीचर मिल गए हमें, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर। अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी है बेटा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लगातार जो है अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन या टैबलेट स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है, आपको जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल रहा है मेरे द्वारा, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं जो पढ़ाता जा रहा हूँ आपको सब याद होता जा रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से मिलने वाले जो भी स्टिमुलस हैं उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक, राइट। सो इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक। और आसान भाषा में समझे, एक चाय का कप है, ठीक है, और गलती से आपने उसको टच कर दिया, ठीक है, गलती से उसको आपने टच कर दिया, ठीक, और तो तुरंत ही गर्म लगेगा और आप पीछे हाथ हटा लेंगे, राइट। तो ये क्या है, आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस हैं, ठीक। आपको जो ये हीट एक्सटर्नल स्टिमुलस था, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगा, आपने पीछे हाथ हटा लिया, राइट। सो दिस इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है बेटा। तो कॉन्शियसनेस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है आपके सामने, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, और जो भी डेड है या जो भी इनएनिमेट है उसमें कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। जो भी लिविंग है, सॉरी, जो भी डेड है या जो भी इनएनिमेट है उनमें आपको कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिलेगी। एक और चीज, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बेटा वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। एकमात्र ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब देखो एक चीज समझो, जैसे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो भी आ रहा है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके बाद वापस से वैसे ही हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो गहरी सोच वाले प्राणी हैं, ठीक है। उनको कोई भी चीज़, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड तो करते हैं, लेकिन उसकी एक डीप मेमोरी जो है वो उनके अंदर बन जाती है। अगली बार जब ऐसा स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट एक त्वरित तरीके से
एक ज़्यादा तेज़ तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो देता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बेटा, जैसे एक और चीज़ है, जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, डिप्रेशन जो है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक्टेसी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से होती है। ठीक, ओके, किसी कुत्ते को देखिए आप, डॉग को देखिए, वो क्या होगा, उसको, वो अपने मालिक के पास रहता है, ठीक है, उसका मालिक उसे मारे पीटे या चाहे प्यार करे, ठीक है, हर केस में वो पास में ही रहता है उसके, ठीक है, उससे दूर नहीं जाता है। लेकिन ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। ठीक, ह्यूमन जो है वो भले ही किसी के साथ बहुत दिनों से रह रहा है, लेकिन अगर कोई उसको मारेगा पीटेगा तो वो दुखी हो जाएगा। ठीक, और हो सकता है वो उससे दूर हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन जो है वो सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो लिखेंगे दैट ओनली ऑर्गेनिज्म that shows self consciousness माने aware of himself। ठीक है, तो ये कौन है, ह्यूमन। तो तीसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल जा रही है, थर्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो वी हैव द थर्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दैट इज कॉन्शियसनेस। तो 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एक है नंबर 1 इज मेटाबॉलिज्म, नंबर 2 इज सेलुलर स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस। राइट, इज दिस क्लियर?